आजकल हम देख रहे हैं कि वॉरफेयर चेंज हो रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है और इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इस हवाले से बहुत से थिंक टैंक्स होते हैं जो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। अगर हम मिलिट्री की भी बात करें तो यूएस में हमें बहुत से थिंक टैंक्स नज़र आते हैं जो मिलिट्री और गवर्नमेंट्स को गाइड करते हैं कि किस तरह बेहतर पॉलिसीज़ के ज़रिए आप अपने इंटरेस्ट को परसू कर सकते हो। इसी तरह पाकिस्तान में भी मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है और इस हवाले से एक लीडिंग प्लेटफॉर्म हमें नज़र आता है अगर नेवल डोमेन की बात करें। और इस हवाले से हमारे साथ आज एक रिसर्चर मौजूद हैं जो इस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और हमारी कोशिश थी कि किसी एक्सपर्ट को इनवाइट किया जाए और आजकल जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उनको डिस्कस किया जाए आजकल के हालात की रोशनी में। हमारे साथ हैं अहमद इब्राहिम साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए आजकल क्या चल रहा है नेवल डोमेन में। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है कि भारत की हिम्मत नहीं हुई हमारे पास फटकने की, तो क्या वो हालात वाक़यात थे, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया और थोड़ा सा अपना भी बता दें कि आपका क्या बैकग्राउंड है। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अहमद इब्राहिम है और मैं एज अ रिसर्च एसोसिएट मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में काम करता हूँ। तो जो मेरा थिंक टैंक है बेसिकली ये काम करता है आउटरीच वाले एक्सिस के ऊपर भी, रिसर्च वाले एक्सिस के ऊपर भी। इसके साथ साथ हम स्टाफ कोर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उसको भी कवर करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारा पर्पज़ ये है कि जो मैरीटाइम डोमेन है हमारी, जो हमारे समंदर हैं उसके बारे में हम अवेयरनेस दे सकें आवाम लोगों को भी और आई एंड पे देखें तो पॉलिसी मेकर्स को भी। तो इसके रिगार्डिंग हम काम करते हैं जियोपॉलिटिकल डोमेन के अंदर भी, हम काम करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के डोमेन के अंदर भी, और इसके साथ साथ हम लॉफेयर और ब्लू इकोनॉमी वाले डोमेन में भी काम करते हैं। तो अभी आपने जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया ऑपरेशन सिंदूर वाला, उससे पहले मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि नेवल फोर्सेस बेसिकली होती क्या है और ये करती क्या है। तो अनलाइक द आर्मी एंड द एयरफोर्स, जो नेवल फोर्सेस हैं इनके बेसिकली 3 बेसिक काम होते हैं। एक काम इनका होता है पुलिसिंग का, जिसे हम कॉन्स्टेबिलिटी रोल कहते हैं, कि आपके जो समंदर हैं ये एक वेल डिफाइंड बॉर्डर नहीं होता। यहाँ पे आपने पेट्रोलिंग करनी होती है, यहाँ पे जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ आपने उसको काउंटर करना होता है। तो गुड ऑर्डर एट सी मेंटेन करना ये एक नेवल फोर्सेस का काम है। डेफिनेटली पाकिस्तान नेवी इसमें अपनी डोमेन में सबसे आगे नज़र आती है। दूसरा जो हमें काम नज़र आता है वो है नेवल डिप्लोमेसी वाला, क्योंकि जो समंदर हैं वो ग्लोबल कॉमन्स हैं, हमारे मैरीटाइम नेबर्स हैं, हमने इनके साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो जितने भी आप ये कह लें कि वेलफेयर एक्टिविटीज़, पोर्ट विजिट्स, जॉइंट एक्सरसाइजेज़, डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन, ये सारे के सारे आप ये कह लें कि एक दूसरे रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए और डिप्लोमेटिक ग्राउंड के ऊपर ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं। तो एक डिप्लोमेटिक रोल हो गया, इसमें हम देखते हैं पाकिस्तान नेवी, आपने अक्सर देखा होगा टर्की में ज़ल्ज़ला आया, पाकिस्तान नेवी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। अफ्रीका में हमारे मिशन जाते हैं, जापान, यूरोप के अंदर डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, पाकिस्तान नेवी उधर पार्टिसिपेट करती है। तो डेट्स अ डिप्लोमेटिक साइड। अब जो आपका क्वेश्चन है सिंदूर के रिगार्डिंग, वो बन जाता है हमारी मिलिट्री डायमेंशन में, जिसमें पाकिस्तान नेवी का काम है कि वो पाकिस्तान के जो सी फ्रंटियर्स हैं उनको वो सेफ गार्ड करे। अब जो हमारा दुश्मन है, अब जितना डिफरेंस हम देखते हैं साइज़ का कंपेयर टू द एयर फोर्सेस और मिलिट्री आर्मी, काफ़ी डिफरेंस हमें नज़र आता है इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी के ऊपर। तो पाकिस्तान नेवी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने अपने जो सी फ्रंटियर्स हैं, जो हमारी समुद्री हदूद है, जो हमारी ट्रेड होती है, जो हमारे सी रूट्स हैं, उनको वो सेफ गार्ड करे अगेंस्ट द इंडियन नेवी, जो कि आपको पता है कि बड़ी एम्बिशंस वो रखते हैं और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो बनना चाहते हैं और चाहते हैं वो बड़ा इन्फ्लुएंस डेवलप करें। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इसमें तो इस डोमेन में क्वालिफाई करता है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारत का मीडिया चीख कर कह रहा था कि जी कराची में हमने अटैक कर दिया, नेवी तबाह कर दी पाकिस्तान की, और हमने देखा कि हमारी नेवी तो साइलेंट गाय के तौर पर बड़े आराम से खड़ी हुई थी। हर जगह पे गवादर में भी मौजूद है, पूरी हमारी जितनी कोस्टल बेल्ट है कराची में भी, लेकिन भारतीय मीडिया क्या दावे करता रहा, लेकिन वो करीब भी नहीं फटक सके। तो ये हुआ क्या? मतलब आपको कुछ आइडिया है कि हुआ क्या दरअसल? अच्छा, ये अगर हम समंदर के फ्रंट की बात करें तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये एक साइलेंट फ्रंट है। एयरफोर्स जो एक्शन करती है, जो आर्मी एक्शन करती है, वो पॉपुलेटेड एरियाज़ में ज़मीन पे होता है, लोग नज़र आते हैं, ठीक है। समंदर में जो एक्शन होता है उसका किसी को नहीं पता चलता, खामोशी से काम होता है, खामोशी सिग्नलिंग होती है, खामोशी से डिफेंसिव और ऑफेंसिव पोस्चर्स लिए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली अभी जो आपने प्रोपेगेंडा की बात किया, प्रोपेगेंडा उन्होंने एयरफोर्स रिगार्डिंग भी किया, आर्मी का भी किया और नेवी का भी किया। उन्होंने लाहौर की पोर्ट तबाह कर दी थी, ठीक है, और ख़बर थी कि उन्होंने हमारे 10 जहाज़ हिट कर दिए और कराची तबाह हो गया और पता नहीं क्या कुछ हो गया।
तो मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा बल्कि आप कह लें कि डिसअपॉइंटिंग हो जाती है एज़ फार एज इन क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन मीडिया इज़ कंसर्न, क्योंकि मैं खुद इन सारी एक्टिविटीज़ का हिस्सा था। कैसे? मेरा एक फेमिलराइजेशन विज़िट था पाकिस्तान नेवी के साथ। अच्छा। तो जब ये सारा क्राइसिस हुआ पहलगाम वाला, उसके बाद मिसाइल थ्रेट्स आए, सारी एक्टिविटीज़ हुई और पोस्टरिंग हो रही थी, तो उस टाइम मैं अरेबियन सी में था। ना करें हैरान कुन बात लगती है कि एक सिविलियन वहाँ पे। तो बेसिकली आई वाज ऑन PNS हुनैन, ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, हम पेट्रोलिंग पे गए हुए थे ओमान के साथ। अच्छा अच्छा। तो सारी जो वहाँ पे आप कह लें कि थ्रेट्स वगैरह जो वहाँ पे पोस्टरिंग थी, वो सारी की सारी आप ये कह लें कि मैंने उसका फर्स्ट अकाउंट खुद से एक्सपीरियंस किया। तो जो बातें हम आमतौर पे करते हैं जज्बे के हवाले से, रेडीनेस के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, वो आमतौर पर सुनी सुनाई तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें मैंने खुद अपनी आँखों से देखी। मैंने हुनैन पे थोड़ा वक्त गुजारा, तकरीबन 1 महीना, उसके बाद मुझे टीपू सुल्तान के ऊपर शिफ्ट किया गया। तो अब ये देखें, जो हुनैन बेसिकली पेट्रोलिंग शिप है, तो इन जब ये क्राइसिस आया है सारा, तो वो अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फुली एक्टिव था। इसके बाद जब टीपू सुल्तान, वो बेसिकली हमारा फ्रिगेट है, फ्रंट लाइन कॉम्बैटेंट है, उसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फ्रंट लाइन के ऊपर बनता है। ठीक है। मैंने वही चीज़ भी देखी खुद अपनी आंखों से कि ऑपरेशन किस तरह से कंडक्ट करते हैं, कितना एक्टिवली ये दिन और रात हर टाइम ये ऑपरेट कर रहे थे। और इनकी जो आप ये कह लें कि जो फोकस था वो सिर्फ समंदर की हद तक नहीं था, एयर में भी था, और ये अंडर द सी, ये सारी ऑब्जर्वेशन इनकी कंप्लीट थी। उसके बाद फिर मैं ग्वादर पे गया, वहाँ पे जब जाहिर बात सारा ख़त्म हुआ सारा, तो मैंने जो चीज़ देखी दैट वाज द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द पाकिस्तान नेवी, क्योंकि उसमें शिप बहुत बड़े होते हैं, मतलब 1000 ऑफ टन्स में इनका वज़न होता है, और इनको ऑपरेशनल रखना और जंग के टाइम पे सही तरीके से यूटिलाइज़ करना, ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस आपको चाहिए। बट आई माई सेल्फ विटनेस कि किस तरह से पाकिस्तान नेवी के एक शिप्स हैं, वो आ रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं और दोबारा डिप्लॉय हो रहे हैं, आ रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं, डिप्लॉय हो रहे हैं। देयर वाज अ टाइम जब इंडिया की तरफ से ये मिसाइल थ्रेट्स थे सारे कि वो बरामूस आएगा और हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है, कराची है, और इवन हमारा है, यहाँ पे सिर्फ टग बोट्स थी या फिर छोटे मोटे ये जो पेट्रोल की बोट्स होती हैं। जितने भी सरफेस कॉम्बैटेंट्स थे, जितनी भी सबमरीन्स थी, वो सारी की सारी समंदर में थी और डिप्लॉयड थी, यानी निकली हुई थी, मिशन निकली हुई थी। और सबसे पहले आपकी सबमरीन्स गई थी और आपके जो शिप से ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। और जहाँ जहाँ पे इंडियन नेवी अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश करी थी, पाकिस्तान, हमारी एयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, पाकिस्तान नेवी वहाँ पे पहले से मौजूद होती थी। तो वो जो एक टाइम होता है ना कि टाइम टू स्टेशन, कि एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पे जो सा पहले पहुँच जाएगा वो एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज के अंदर आ जाएगा। तो वो सारे एरियाज हमने पहले से सिक्योर, हमने एक दो उनको स्पॉट भी किया था जो भारत की एक्टिविटी। हाँ जी, उनको वार्निंग दी थी। हाँ जी, पास्ट में हम उनकी सबमरीन्स को, आपको पता है, हम डिटेक्ट भी करते रहे, उनको वार्न भी करते रहे, पकड़ भी रहे एक तरह के, क्योंकि सबमरीन जब पकड़ी जाती है, डिटेक्ट हुई, तो समझो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। तो अब की बार सबमरीन वाला उन्होंने नहीं एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें आइडिया हो गया था उनके पास एक्सपीरियंस कैसे किया। तो दिस टाइम उन्होंने ज़्यादा फोकस किया अपने कैरियर के ऊपर, कि वो शो करना चाह रहे थे कि हमारा कैरियर आ रहा है और ये सारा। अब एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पास INS विक्रांत, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है। वो दूसरी साइड पे नहीं, इंटरेस्टिंगली कैरियर उनके दोनों पाकिस्तान से। अच्छा, दोनों ही पाकिस्तान। हाँ, उनका अगर आप मतलब अगर उनकी डिप्लॉयमेंट आप देखें ना, तो वैसे तो बड़ा कहते हैं कि हम चाइनीज़ को काउंटर करना चाहते हैं और ये सारा, लेकिन जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस हैं या नेवल फोर्सेस है, उसका जो बड़ा मेजर कैपेबल पार्ट है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉय। लैंड फोर्सेस की भी बात करें तो उनकी ज़्यादा ऐसे ही है, सारे उनके ड्रोन्स, आर्मर्ड ड्रोन्स इधर सारे लगे हुए हैं, ठीक है, राफेल भी इधर और ये S-400 भी इधर ही। तो अब उनके 2 कैरियर थे, INS विक्रांत उन्होंने खुद बनाया, विक्रमादित्य उन्होंने रशिया से लिया था, और वो टेक्निकल मसले उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो अक्सर टाइम पोर्ट पे गुजारता है, तो उसको वो सामने नहीं लाए। विक्रांत, उसके बाद मिग 29 केस उनके एयरक्राफ्ट से फाइटर जेट्स, तो वो मतलब क्लेम आता है जी कि हमारे 15 तैयारे थे और रेडी थे, उन्होंने ये करना था, वो करना था, बट ये बात सिर्फ खबरों की आता है। इन रियलिटी ऑन द ग्राउंड कोई इंटरसेप्शन नहीं हुई, कहीं उन्होंने कोई ऐसा आपको थ्रेट पोज नहीं किया, क्योंकि वजह ये थी कहीं से पाकिस्तान नेवी ने ओपनिंग ही ऐसी नहीं छोड़ी थी कि वो कहीं से पेनिट्रेट कर सकें। अच्छा, इंडियंस बड़ा चढ़ाते हैं अपने INS विक्रांत को कि बहुत बड़ी कोई चीज़ हमने बना दी है, तो मैं एक्सपर्ट्स को अक्सर सुनता हूँ, वो कहते हैं कि ये प्रॉपर तो कंपैटिबल ही नहीं है, इसकी पूरी फ्लीट ही नहीं है, तो क्या इन बातों में किस हद तक सच्चाई है? अच्छा, अगर इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो पहली बात इसको हमने एक डिफरेंट नज़र से देखना है कंपेयर टू इसके कि जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ठीक है। तो आप इनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ में आप डिवाइड करें। एक कैटेगरी वो है जो सुपर कैरियर्स की है, जो न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं, जो फ्लैट डेक होता है। उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स में एक अपना लॉन्च मैकेनिज़्म होता है जो कि एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाता है,
और ये वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स आपको अमेरिकन नेवी के अंदर नज़र आएंगे, फ्रेंच नेवी में नज़र आएंगे, या चाइनीज़ ने अपना फूजियान अभी कैरियर एक थर्ड जो लॉन्च किया, जिस पर बड़ा वो एक शोर भी हुआ था कि चाइनीज़ ने कैपेबिलिटीज़ ने एक्वायर कर ली हैं। जो दूसरी कैटेगरी है एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, उसको हम स्टो बार्स कहते हैं। ये थोड़े छोटे कैरियर्स होते हैं, इन पे प्रॉपर लॉन्च मैकेनिज्म उस तरह का नहीं होता, स्लोप्ड आपने इसका देखा होगा, थोड़ा स्लोप की तरह उनका टेक ऑफ होता है, फ्लैट डेक उस तरह नहीं होते। अब इन एयरक्राफ्ट की पॉजिटिव साइड तो ये है कि ये थोड़े छोटे होते हैं, सस्ते पड़ते हैं, बनाने आसान है, लेकिन इनकी फ्लिप साइड पे अगर आप देखें तो इनके बड़े ऑपरेशनल गैप्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे इनका जो कैरियर विंग है, मतलब नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन द कैरियर वो कम होता है कंपेयर टू द ये। फिर द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, ये ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर सकते। जो फाइटर जेट यहाँ से टेक ऑफ करेगा वो कभी भी मैक्सिमम पे लोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये तो आप ये कह लें कि लिमिटेशन है उनकी सिर्फ कैरियर से रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं उनके कैरियर विंग के बारे में कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर एयरक्राफ्ट कौन से हैं, उसके ऊपर एवाक्स कौन से हैं। इंडियन नेवी का जो स्टैंडर्ड कैरियर फाइटर है वो MiG-29K है, जो कि बदनाम है अपनी ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज की वजह से। एक हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, एक टर्म यूज़ होती है, हम कहते हैं ऑपरेशनल रेडीनेस, कि आपके पास फ़र्ज़ करें एक स्क्वाड्रन है, उसमें से कितने तैयारे ऐसे हैं जो जंग के लिए जाने के लिए तैयार है, ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एट वन टाइम, ये कुछ साल पहले की बात है, कि इनका अवेलेबिलिटी रेट सिर्फ 15% के आसपास था। MiG-29K इसका जो इंडियन नेवी जो ऑपरेट करती है। और इनकी जो टेक्नोलॉजी वाइज भी आप देखें तो ये उतने हाई एंड के ऊपर नहीं आते कि हम मतलब कह सकें कि यार ये बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ है। इंडियन खुद राफेल एम की तरफ जा रहे हैं, जब वो आएंगे दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी, इसके काउंटर हम तब डेवलप कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो उनकी MiG-29K फ्लीट है वो अपनी ऑपरेशन डेफिशिएंसीज़ के हवाले से और अपनी ओवरऑल कैपेबिलिटी के हवाले से वो कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ समझी नहीं जाती। तो वो जो कहते हैं कि जी हमारे 15 MiG-29Ks रेडी थे और हमने ये करना था या वो करना था, तो अगर वो कर सकते होते तो वो करके दिखाते। किया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगता है उनके 2 स्क्वाड्रन वो तकरीबन 36 to 14 के जहाज़ों में 15 ही रेडी होंगे जो उड़ सकते होंगे। और उन्हें पता था अगर वो टेक ऑफ करते तो सबसे पहले काउंटर आपके करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ देयर। J-10 ने ऊपर राफेल्स का वो शेयर कर दिया था। तो फिर राफेल का तो ये क्या चीज़, तो ये बता रहे क्या चीज़ थे। यानी आप कह रहे हैं कि ये पूरा पैकेज नहीं आया INS विक्रांत के पास? उनके पैकेज है, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज या टेक्नोलॉजी वाइज आप कह सकते हैं वो ऑन द लोअर जनरेशन साइड बन जाता है, मतलब उस लेवल के ऊपर नहीं है कि वो जो NTSS एरिया डिनाइल कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि जिसमें एक हाई एंड के ऊपर एयरफोर्स एनवेलप आपको प्रोवाइड करती है, फिर आपकी जो अपने शिप्स हैं उन पर एयर डिफेंस लगा होता है, वो उसको प्रॉपर्ली उस तरह ब्रीच कर सकें। अच्छा, इसके साथ ही आप थोड़ा सा मज़ीद इंडियन नेवी के बारे में बताएं कि उनकी जो फोर्स है ओवरऑल वो कितनी तगड़ी है। अच्छा, इंडियन नेवी जिस तरह आप उनकी एयरफोर्स और आर्मी को देखते हैं, जो सबसे पहले चीज़ आप नोटिस करेंगे वो उनका साइज़ है। साइज़ के लिहाज से वो काफ़ी बड़े हैं। उनका जो पूरा ओवरऑल नंबर ऑफ शिप्स उसकी वजह यह है कि उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ा है। आपने देखा उनकी फोर्स 7000 किलोमीटर से ज़्यादा की है, हमारी 1000 है, थोड़ी बनती है उसके मुकाबले में, तो उनकी 7 गुना बड़ी है। हाँ, तो बड़ा एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, बड़ी आपको फोर्स मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वांटिटी वाइज डेफिनेटली वो हमसे काफ़ी बड़े हैं। उनके पास इस टाइम 140+ वारशिप्स हैं और बाय 2035 वो चाहते हैं कि उनकी जो फ्लीट है वो 175 वारशिप्स तक जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ शिप्स पे वो इंक्रीज़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो साइज़ ऑफ द शिप्स है वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं टनेज। एक होता है कि आपके पास छोटा शिप है उसकी टनेज कम है, बड़ा शिप होगा उसकी टनेज ज़्यादा होगी। तो इंडियन नेवी इस टाइम नंबर्स और टनेज दोनों को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। और मेजॉरिटी होता है इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कह लें कि इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने विक्रांत जो कमीशन किया था 2 साल पहले, और इसके अलावा उनके प्लान एक तीसरे कैरियर को लेकर भी हैं। अच्छा, इसी तरह डिस्ट्रॉयर्स फ्लीट अब एक्सपेंड कर रहे हैं, 13 डिस्ट्रॉयर्स फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं, मजीद का उनका प्लान है प्रोजेक्ट 18 के नाम से। इसी तरह फ्रिगेट्स हैं, अभी उन्होंने रिसेंटली नीलगिरी क्लास एक पेयर फ्रिगेट एक साथ कमीशन किया है, टोटल 7 वो कमीशन करेंगे। कॉर्वेट्स हैं वो बना रहे हैं, अभी तकरीबन शैलो वाटर क्राफ्ट्स एंटी सबमरीन वारफेयर वाले वो तकरीबन 16 उन्होंने बनाने हैं। तो हम देखते हैं कि वो एक रैपिड ट्रेंड है एज़ फार एज नंबर्स आर कंसर्न्ड। लेकिन सबमरीन्स की डोमेन में अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि इंडियन नेवी बहुत सारी मतलब चीज़ों में डिले का शिकार है। मतलब ये कि उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द सबमरीन्स हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, किलो क्लास सबमरीन्स हैं, सोवियत टाइम की, ये भी ज़्यादा सोवियत टाइम की हैं। ठीक है,
आपको याद होगा कि ये पिछले डिकेड की बात है कि उनकी एक सबमरीन थी, वो हार्बर पे ही एक्सप्लोर करके सिंक कर गई थी। तो रीज़न यही थी कि बड़े हादसा भी इनके होते रहते हैं। हादसा भी यकीन माने, एक तो होता है ना हादसा ये होता है कि कोई चीज़ पुरानी थी, मेंटेनेंस डिमांडिंग थी, हो गया। एक होता है कि आपने अपनी इनकॉम्पिटेंस की मैन मेड इश्यूज होते हैं, यानी कि इनकी इनकॉम्पिटेंस। अगर हादसा की अगर हम पहले ही बात कर लें तो अभी पिछले साल ही की बात है, आपने देखा होगा जब कोई शिप बन जाता है या रिफर्बिश होता है उसको समंदर में फिर से लॉन्च किया जाता है। इन्होंने शिप लॉन्च किया और वो उल्ट गया सर, टिल्ट हो गया। अच्छा, ऐसा इंसिडेंट एक दफ़ा हो तो बंदा कहता है अब ये गलती हो गई या मसला हो गया। ये विद इन अ डिकेड 2 दफ़ा ऐसा हो चुका हुआ है। और इंटरेस्टिंगली पूरी दुनिया में फ़िलहाल सिर्फ 2 जगह ऐसी जहाँ पे इस तरह का आप करने के ब्लंडर हुआ है, एक इंडियन नेवी और दूसरा नॉर्थ कोरिया। वाह। तो अब वो लेवल आप खुद ही आप जज कर लें कि यार किस लेवल के ऊपर है। तो पेपर के ऊपर बातें कुछ हो रहे हैं, जब बात आ जाती है ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर या प्रोफेशनलिज्म या एक्सीलेंस के ऊपर, तो वहाँ पे भी चीज़ें उस तरह की हमें नज़र नहीं आती। सरफेस फ्लीट की तो मैंने आपसे बात कर ली। अगर आप उनकी अंडर वाटर फ्लीट की बात करें, सबमरीन्स की बात करें, तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि इंडियन नेवी के जो प्लान्स हैं वो काफ़ी डिलेस का शिकार है और वहाँ पे उनकी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी जो इस टाइम सबमरीन फोर्स है उसमें तकरीबन इस टाइम 17 कन्वेंशनल सबमरीन्स शामिल हैं और 2 उनके पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, एनएसआर हाँ तो एनएसआर घात, वो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करते हैं, न्यूक्लियर डेटोनेटर हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। अगर हम कन्वेंशनल वार फाइटिंग की बात करें तो उन 17 सबमरीन्स में से जो मेजोरिटी ऑफ द सबमरीन्स है वो काफ़ी पुरानी है, जिसमें आप कह लें कि सोवियत रीजन की किलो क्लास सबमरीन्स भी हैं और पुरानी जर्मन रीजन की सबमरीन्स भी हैं। अब इंडिया ने मिड लाइफ अपग्रेड दे के इनको एक तरह से एक्सटेंड तो किया इनकी लाइफ को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पुरानी सबमरीन है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। इनका प्लान था कि इन्होंने 24 सबमरीन्स अपनी फ्लीट के अंदर इंडक्ट करने बाय 2035, जो कि फ़िलहाल अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रीज़न बीइंग कि इन्होंने अभी रिसेंटली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इंडक्ट की हैं फ्रांस से, 6 हैं, मॉडर्न है, कैपेबल है, पकड़ी भी गई थी अलग बात है, लेकिन स्टिल दे आर कैपेबल सबमरीन्स। 3 ये मज़ीद अभी लेना चाह रहे हैं। और इसके साथ इनका एक और प्लान है प्रोजेक्ट 75, एक है अल्फ़ा और है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। प्रोजेक्ट 75 अल्फ़ा के अंदर ये 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन खुद बनाना चाह रहे हैं। अगेन डिलेज़ में है, 2035 तक हमें कुछ इस पे होता हुआ नज़र आएगा, फ़िलहाल इट इज़ ऑन डिले साइड। इसी तरह प्रोजेक्ट 75 इंडिया है जिसमें इन्होंने 6 मज़ीद सबमरीन्स बनानी है, जिसके लिए इन्होंने सारे शिपयार्ड्स डिफरेंट इकट्ठे किए, टेंडर सर्कुलेट किया, जो रिक्वायरमेंट्स इतनी अनरियलिस्टिक रखी कि 10 साल बाद सारी दौड़ गए। अगर हम उनके दूसरे प्रोजेक्ट्स देखते हैं जिसमें उनका प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, प्रोजेक्ट 75 अल्फ़ा है, तो अंडर दीज प्रोजेक्ट्स वो 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स खुद से बनाना चाह रहे हैं और 6 मज़ीद उन्होंने सबमरीन्स कन्वेंशनल बाइट से भी एक्वायर करनी है। लेकिन वंस अगेन वहाँ पे उनका जो टेंडर, उनकी जो डीलिंग्स OEMs के साथ वो इतनी ज़्यादा फ़िलहाल कॉम्प्लिकेटेड है कि ये प्रोजेक्ट्स भी आप कह लें कि एक डिकेड पूरे 10-15 साल डिले है। तो इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम पाकिस्तान नेवी की तरफ देखें, हमने 8 अंगूर क्लास सबमरीन्स हमने रिलेटिवली बहुत जल्दी एक्वायर हमने कर लेनी है, 2030 से पहले इंशाल्लाह सारी ऑपरेशनल होंगी। लेकिन इंडिया के जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि वो चीज़ उन्होंने 2024-25 तक लानी थी, वो हमें 2035 से आगे भी जाती हुई नज़र आ रही है। तो एज़ फार एज़ जो बैलेंस इज़ कंसर्न, तो उसमें ओवरऑल पाकिस्तान नेवी मेंटेन कर रही है बैलेंस को, डिस्पाइट इसके कि इंडियन नेवी साइज़ में भी बड़ी है, उनका बजट भी। इसमें इंडियन नेवी जो इंडियन आर्मी के तीनों सर्विसेज के चीफ थे उनकी तरफ से भी शिकायत आती रहती हैं कि एक्विजिशन टाइम पे नहीं हुई, ये प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं हुआ। अच्छा, अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस को देखें तो आप में उनके हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको डिले नज़र आएंगे। आप इंडियन एयरफोर्स का तेजस प्रोजेक्ट देख लें, नोवेयर, अभी तक उन्होंने जहाज़ शो तो कर दिए हैं लेकिन उसमें इंजन नहीं लगे हुए, ठीक है। उनका एम का प्रोजेक्ट है, 5th जनरेशन स्टेल्थ, वो क्लेम करते हैं डिले का शिकार है। MMRCA डिले हुआ, MMRCA 2.0 डिले हुआ और इवेंचुअली हालात इंडियन एयरफोर्स के अब ये हो गए कि वो इस टाइम 29 स्क्वाड्रन पर रिड्यूस हो चुके हैं, रिक्वायरमेंट उनकी 44-45 स्क्वाड्रन्स की है। इंडियन आर्मी का देखें, वहाँ पे भी आपको डिलेज इस तरह के नज़र आते हैं, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें। और इंडियन नेवी का मैंने आपको अभी सबमरीन्स का सारा बताया। रीज़न उसकी ये है कि इंडिया इस तरह की डील्स को एक पॉलिटिकल लेंस के साथ देखता है। इंडिया नहीं चाहता, इंडिया की पहली बात उनकी ये परसेप्शन है कि वो समझते हैं कि वो यार हम लीडिंग पावर, तो हम सुपीरियर हैं, तो हम किसी एक क्लब से बिलोंग नहीं करते। तो उनकी कोशिश ये होती है कि ये एक सर्टेन सिस्टम अगर उन्होंने अमेरिका से एक्वायर किया है तो एक और सिस्टम फिर वो रशिया से लेंगे, फिर वो यूरोप से उठाएंगे। तो पॉलिटिकल एक्सिस पे वो इन मिलिट्री डील्स को रिलेशन बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं।
लेकिन जब आप उसको मिलिट्री एक्सिस में देखते हैं तो आप छोटा सा एक तरह से आपने चिड़ियाघर बना लिया अपना, जिसमें कोई सिंक नहीं है, जिसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। अब आपके पास फ्रांस का राफेल भी है, आपके पास रशिया का S-400 ठीक है। सबमरीन्स की बात करें उसमें सबसे ज़्यादा आपको ये इस तरह की कन्फ्यूजन बल्कि नज़र आती है कि इंडिया के पास इस टाइम सोवियत या रशियन सबमरीन्स हैं, जर्मन सबमरीन्स हैं, फ्रेंच सबमरीन उन्होंने भी रिसेंटली एक्वायर किए हैं, नियर फ्यूचर में ये जा रहे हैं एक और यूरोपियन सबमरीन की तरफ। तो मतलब ये कि उनकी 5-6 डिफरेंट टाइप की सबमरीन एक जगह पे इकट्ठी हो गए। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें सोवियत टेक्नोलॉजी है, ऊपर फ्रेंच राफेल आ रहा है। तो वो जो एक लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी है सिस्टम्स के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। फिर वो इसी वजह से फिर आप कह लें कि इश्यूज़ होते हैं, इसी वजह से उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, इसी वजह से आप ये कह लें कि उनके राफेल गिरते हैं। हाँ, राफेल गिरते ऐसे ही सही बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूँगा बड़ा, लेकिन उससे पहले एक बीच में एक छोटा क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो भी आपने बात की थी कि जो पोस्चर इंडियन नेवी का ज़्यादा पाकिस्तान सेंट्रिक है, और वो लेकिन यूएस की जो ख्वाहिश है वो कहते हैं कि जी फ्यूचर में वो जो क्वाड वगैरह के उन्होंने चाइना को काउंटर करना है, तो इंडिया और चाइना की तो मैरीटाइम बाउंड्रीज नहीं है, तो वो इंडिया कैसे चोक पॉइंट्स के ज़रिए चाइना को डिस्टर्ब करने का इरादा रखता है? अच्छा, इसमें आपने पोस्चर की बात की, तो अगर हम नेवल टर्मिनोलॉजीज़ में बात करें तो 2 डिफरेंट किस्म के पोस्चर्स होते हैं। एक पोस्चर होता है इसे हम कहते हैं कि ये सी कंट्रोल का पोस्चर है, एक होता है इसे हम कहते हैं ये सी डिनाइल का पोस्चर है। अच्छा, अब जो सी कंट्रोल का जो पोस्चर होता है वो आपको नज़र आता है अमेरिकन नेवी वाले एक्सिस पे, जिसमें वो ग्लोबल लेवल पे वो इंफ्लुएंस कंट्रोल करते हैं। और ये पोस्चर बेसिकली यही कहता है कि आपने किसी समुद्री एरिया के अंदर या मैरीटाइम डोमेन या जोन के अंदर जाना और वहाँ पे अपने कंट्रोल इस्टेब्लिश करना है, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस अपने मेंटेन करनी है। जो सी डिनाइल वाला पोस्चर होता है वो ये होता है कि ये सर्टेन डोमेन है, सर्टेन बाउंड्री है, इसमें अगर हम ऑपरेट नहीं कर रहे तो हम अपने एडवर्सरी को भी ऑपरेट नहीं करने देंगे। जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि माइन फील्ड एक तरह की होती है, इसमें आप खुद भी नहीं जा सकते, दुश्मन भी नहीं आ सकता, तो वो एक एरिया डिनाइल जिस तरह हो गया। इसी तरह सी डिनाइल का पोस्चर होता है। इंडियन नेवी बेसिकली क्या कर रही है, इंडियन ओशन के ऊपर अपना सी डिनाइल पोस्चर वो इन्फोर्स करने की कोशिश कर रही है। और आपको उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस पता है, वो एक हेजेमोनिक डिज़ाइन रखते हैं, मोदी सरकार का एक विजन है, वो पॉइंट है हिंदुत्व वाला, ये सारा। तो अगर आप उसको इंडियन ओशन रीजन के वाले से देखें तो वहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि दे वांट टू बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। जी, और ये यूएस भी इनको बड़ा इसको बूस्ट करता था। ठीक है, अच्छा, मज़े की बात है, सारी बातें वो बढ़िया संदूर से पहले ज़्यादा होती थी, अब बहुत कम है। अब तो बहुत मामला हालात वो रियलिटी सामने आ गई है ना। बिल्कुल। पहले तो इन्होंने वो इंडो पैसिफिक कमांड का नाम भी इंडो पैसिफिक कर दिया था। ऐसे रीज़न ये थी कि इंडिया को साथ अटैच किया जा सके। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने का मतलब जो इंडियंस क्लेम करते हैं वो ये है कि बेसिकली इंडियन ओशन रीजन जो है, इस पे जो डोमिनेंट फोर्स ऑफ इंडिया हो, जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी के मिशंस हैं, पॉलिसिंग है, मॉनिटरिंग है, वो सारी की सारी उसमें इंडिया ही एक तरह का कंडक्ट करे। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो पाकिस्तान का व्यू पॉइंट है वो ये है कि जो ओशंस हैं वो ग्लोबल कॉमन्स हैं, तो यहाँ पे एक पावर को डोमिनेट करने के बजाय कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ काम। जैसे हम देखते भी हैं ये अरेबियन सी में एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है, यूएस भी है और अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान भी उनका पार्ट है। ऐसी है, तो पाकिस्तान का वो जो एक व्यू पॉइंट है वो ज़्यादा नेचुरल है। जी। अब जो इंडिया का वो जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली एम्बिशन है, या जो भी आप कह लें, वो ये समझते हैं कि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, या जो चाइना के ये ग्लोबल फुटप्रिंट है नेवल डोमेन में जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये उनके इंटरेस्ट को थ्रेटन करता है। उन्होंने कॉन्सेप्ट एक डेवलप किया हुआ है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाला। वो समझते हैं कि वो चाइनीज़ जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली ये सर्कुलेट करने की कोशिश करें इंडिया को, तो इन केस ऑफ क्राइसिस ऑफ इंडिया को चोक कर देंगे। तो उसको काउंटर करने के लिए वो अमेरिकन के आगे अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि दे आर द ओनली रिलायबल ऑप्शन जिसके ज़रिए वो चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बिलाल मसरूर से पहले तो अमेरिकन शायद पे यकीन भी करते थे। आपको आज नज़र आता है कोलैबोरेशन वाला बार एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, हमें उनके एग्रीमेंट्स नज़र आते हैं, बैका है, कोमकासा, लमोआ, ये सारे वो इसीलिए इसी फ्रेमवर्क में थे। लेकिन अब जब से ये सब ऑपरेशंस हुए हैं तो वो हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली जो क्वाड की मीटिंग थी उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने आना था, नहीं आए, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी थी इंडियन मिलिट्री को लेके या इंडियन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को लेके वो बहुत हद तक कंप्रोमाइज़ हो चुकी है अमेरिकन आइस के साथ। बिल्कुल, जो उन्होंने परफॉर्मेंस देखी है, जो पाकिस्तान ने जिस तरह उनको सबक सिखाया वो तो यूएस ने भी फिर देखा है। ऐसे ही। लेकिन आपके ख्याल में कि यूएस का जो पूरा सिक्योरिटी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो सिक्योरिटी में काम करते हैं, जैसे CIA वगैरह, या जो उनकी पैसिफिक कमांड है, इंडो पैसिफिक कमांड, क्या वो नहीं चाहेंगे कि भारत से रहें ताल्लुकात हमारे?
देखिए वो तो ये चाहेंगे कि भारत से ताल्लुकात रहें, भारत तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट एक तरह का एलाई बन जाता है फॉर काउंटरिंग चाइना। लेकिन थिंग इज़ कि यू नीड अ कॉम्पिटेंट एलाई। अलायंस का जो सेटअप है वो तभी काम करता है जब आपके जितने भी अलाइड कंट्रीज हैं उनकी सर्टेन लेवल की कैपेबिलिटी हो। लाइक एक भी होगा लिटरली पूरी अलायंस का वो ख़राब करेगा। इवन आप नेटो अगर आप देखें तो उसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी कैपेबिलिटी को एनहांस किया जाता है, एक सर्टेन लेवल तक लाया जाता है, जिसके लिए आपकी वार फाइटिंग डॉक्ट्राइन्स, आपकी स्ट्रेटजीज़, आपका मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ वो सारे एक लेवल पे होनी चाहिए। जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो अगर हम सिर्फ क्वाड की नेशंस की हम बात करें जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया नज़र आता है, तो आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को ही अमेरिकन ने क्यों चूज़ किया कि उनके साथ वॉकस साइन करें, उनको न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उनको टोमाहाक मिसाइल्स हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके साथ उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बनती है। जापान के साथ उनका वर्ल्ड वार 2 के बाद से कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस है, बहुत सारी अमेरिकन टेक्नोलॉजीज जापानीज़ में भी नेवी ऑपरेट करती है। तो वो अब ये कह लें कि जो उनकी ऑपरेशनल मैथडोलॉजी है, जो उनकी डॉक्ट्राइन्स हैं, जो उनका नेवल इक्विपमेंट है सारा, वो जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सिनर्जी वाला। दे कैन ऑपरेट इन अ सिनर्जाइज्ड एनवायरनमेंट, कलेक्टिवली ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के साथ मसला ये आ जाता है कि ये शुरू से वो एक सोवियत स्टाइल या सोवियत मॉडल के ऊपर वो ऑपरेट करते रहे हैं। व्हाट दे आर राइट नाउ डूइंग इज़ कि जो एक सोवियत मेंटालिटी या जो सोवियत थॉट प्रोसेस है या उनका जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है उसको वो रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ, वेस्टर्न आइडियाज़ के साथ। और जो साजो सामान जो इक्विपमेंट है वो सारा उनका अभी तक पुराना ही है, तो इसलिए उनका सिंक नहीं बन पा रहा, उनका सिनर्जी या सिंक्रोनाइजेशन उस तरह की नहीं हो पाती। अच्छा, यही ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन क्या यही रीज़न है कि पीएफ ने इतनी मज़े से इनके जहाज़ गिराए हैं कि इनका सिंक नहीं था सही? हाँ, अब उसमें भी यही बात आ जाती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पास्ट में भी अमेरिकन के साथ भी काम किया है, यूरोपियंस के साथ भी, चाइनीज़ के साथ भी। तो शुरू से आप कह लें कि एक वेस्टर्न ओरिएंटेड अप्रोच पाकिस्तान नेवी की रही है, प्लानिंग के अंदर भी और एग्जीक्यूशन के अंदर भी। इंडियंस इस चीज़ में अब आ रहे हैं, मतलब वो जो एक फोर्स मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, वो जो कॉम्बैट सिनर्जी का कॉन्सेप्ट है, और ये जो हम BVR कॉम्बैट वगैरह ये सारी जो इसके जो टैक्टिक्स देखते हैं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत पहले इंटीग्रेट करके इसको बाकायदा वार गेमिंग करके एक्सरसाइज करके रिफाइन कर लिया हुआ है। तो जो लुक फर्स्ट शूट फर्स्ट का एक एडवांटेज है एयरफोर्स ने हमेशा से अपने पास रखा है। तो इंडियंस आए और वही आप कह लें कि जो ट्रेडिशनल मैथडोलॉजीज थी, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स है, उनको यही था कि जी ये PL-15 है, इसकी 140 की रेंज है, तो हम 140 से दूर रहते हुए हम मिसाइल मार के वापस आ जाएंगे। मतलब इट वाज टू सिंपलिस्टिक टू वर्क। तो जब वो हुआ तो फिर रिजल्ट पे वो सारी दुनिया ने देखा। तो समवट वही मेंटालिटी आप कह लें उनकी मिलिट्री के अंदर भी और उनकी अब नेवी के अंदर भी तरह की एग्जिस्ट करती है। अब कहने को तो उन्होंने कैरियर भी है उनके पास, लेकिन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिहाज से वो उस लेवल पे हैं ही नहीं जिस लेवल पे अमेरिकन है या इवन फ्यूचर में चाइनीज़ वर्क करेंगे। तो इसमें अब हम देख रहे हैं कि नेवी को, हमारी पाकिस्तान नेवी को हम बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट भी बाय कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने आप को, चाइना से भी हम ले रहे हैं और टर्की से भी। इनका किरदार आप कैसे देखते हैं? इससे किस हद तक हमारी मॉडर्नाइजेशन हो रही है? अच्छा, पाकिस्तान नेवी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान नेवी एक सर्टेन एरियाज़ हैं जिसमें हमेशा एडवांटेज मेंटेन करना चाहते हैं अगेंस्ट द इंडियन नेवी। ये बात समझने की है कि इंडियन नेवी साइज़ में हमेशा हमसे बड़ी रहेगी, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनका बजट, उनका मतलब इंडियन नेवी का जो बजट है वो पाकिस्तान के टोटल डिफेंस बजट से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें बड़े स्मार्ट और इनोवेटिव सोल्यूशंस अडॉप्ट करने पड़ते हैं इंडियन नेवी के साथ काउंटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए। अगर पाकिस्तान नेवी के एक्सपेंशन की हम बात करें तो पाकिस्तान नेवी ने बड़े इंप्रेसिव फोर्स एक्सपेंड किया है इन रिसेंट ईयर्स। और इसमें वो जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं मेन, जहाँ से हम नई कैपेबिलिटीज़ एक्वायर करें, उसमें एक तरफ हमें चाइना नज़र आता है और साथ हमें टर्की नज़र आता है। तो इनके साथ हमने कोलैबोरेशन भी किया ताकि हम डोमेस्टिक कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर सकें, और बहुत सारी चीज़ें हमने ऑफ द शेल्फ मतलब हमने डायरेक्ट परचेज़ की हैं। अभी रिसेंटली की अगर हम बात करें तो टाइप 54 अल्फा फ्रिगेट्स हैं, 4 वो हमने चाइना से एक्वायर किए थे। तो उन फ्रिगेट्स के साथ क्या हुआ कि पहली दफ़ा आपके पास वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स आए एयर डिफेंस के लिए, और आपके पास पहली दफ़ा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आया जो कि इससे पहले आपके पास नहीं था। तो एक कैपेबिलिटी थी, 4 आपने नए शिप्स एक्वायर किए इन अ मैटर 5 to 6 ईयर्स। यानी अब नेवी के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप टर्की वाली साइड पे देखें तो वहाँ पे आप कॉर्वेट्स बना रहे हैं, स्टेल्थ कॉर्वेट्स, वो भी वंस अगेन आप वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वहाँ से एक तरह से करने की इंडक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यू आर मेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज एज वेल एज द वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़। इनको आप कंबाइन करके फिर आपने एक अपने डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए जिसमें आपको जिना क्लास फ्रिगेट नज़र आता है कि अभी वो जो 4 मिलजम्स हैं, 2 पाकिस्तान में बन रहे हैं, 2 टर्की में बन के लॉन्च हो चुके हैं, कमीशन भी हमने कर लिया हुआ है। उसके बाद जो अगला स्टेप हम लेंगे, हम जिना क्लास फ्रिगेट का लेंगे।
चाइनीज़ की हम बात करें तो वहाँ पे हमें अब सबमरीन्स नज़र आती है, हंगूर क्लास सबमरीन्स। 4 उधर हैं बन रही हैं और 4 इधर बन रही हैं, टोटल 8 बनती हैं। तो उधर 3 लॉन्च हो चुकी हुई हैं, चौथी पे काम जारी है, हमारी तरफ अभी 4 बन रही हैं। तो अगर आप फोर्स स्ट्रक्चरिंग ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको एक एम्फसिस नज़र आएगा पाकिस्तान नेवी का सबमरीन फोर्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया का पोस्ट है अगर सी कंट्रोल का, हमारा सी डिनाइल का है, तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है सबमरीन फोर्स के ऊपर। क्योंकि जो हमारे पास्ट हिस्ट्री है, 65 की वार देखें, 71 की वार देखें, तो पाकिस्तान नेवी की जो सबमरीन फोर्स है उसने हमेशा से ही इंडिया को डिटर किया, इंडिया के लिए एक कह लेंगे एक लीथल फोर्स के तौर पे उसने अगेंस्ट उसके काम किया। आप इवन ये देख लें कि आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 जो पहली सबमरीन किल थी अगेंस्ट अ सरफेस वारशिप, वो पाकिस्तान नेवी ने एक्वायर की थी 71 की वार में अगेंस्ट INS कुकड़ी। तो उसके बाद से लेके अब तक सिर्फ एक और इंसिडेंट हुआ है जिसमें रॉयल नेवी जो ब्रिटेन की नेवी है उसने ड्यूरिंग फॉकलैंड वार एक थ्रू देयर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन उन्होंने उनका एक वारशिप सिंक किया था। तो कन्वेंशनल डोमेन में ये ज़्यादा अभी तक सिर्फ पाकिस्तान नेवी के पास है कि पूरी वारशिप कि पूरा वारशिप थ्रू अ कन्वेंशनल सबमरीन उन्होंने सिंक किया। अभी आपने 65 की बात की, पाकिस्तान नेवी के किरदार की बात की, तो एक बड़ा मशहूर हमें वाक़या नज़र आता है ऑपरेशन वार का, और पाकिस्तान नेवी ने इतना साइज़ में छोटे होते हुए किस तरह डिटर किया भारत को। अच्छा, और क्या रोल था 65 में? अच्छा, 1965 के द्वारका ऑपरेशन की बात करें तो उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि वो पहली दफ़ा था कि पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी एक तरह से आमने सामने आए थे। क्योंकि 48 की वार आपको पता है वो कश्मीर में थी, वो वहाँ पे पहाड़ों में लड़ी गई थी। तो 1965 में भी आप देख लें कि जो बैलेंस ऑफ पावर था वो एक तरह से इंडिया के फेवर में था। साइज़ के लिहाज से वो लोग बड़े थे, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर था, उनके पास 2 क्रूज़र थे, उनके पास 19 डिस्ट्रॉयर थे। और अगर पाकिस्तानी साइड की बात की जाए तो हमारे पास 1 क्रूज़र था और हमारे पास टोटल 7 डिस्ट्रॉयर थे। लेकिन हमारे पास एक सबमरीन भी थी जिसका नाम था PNS गाजी और हमने अमेरिकन से एक्वायर की थी। अब ऑपरेशन द्वारका, जब हम बेसिकली द्वारका में एक रडार स्टेशन था जिसको हमने डिस्ट्रॉय करना था, क्योंकि जो भी एयर रेड्स थी कराची के ऊपर या सिंध वाले एरिया में जो आ रही थी वो उसको फैसिलिटेट कर रहा था। तो हमारे 8 में से जो 7 आप कह लें कि वारशिप्स थे उन्होंने इस मिशन में पार्टिसिपेट किया, वो गए और 8 सितंबर की सुबह तकरीबन 12:20-25 की मतलब मिडनाइट आप कह लें कि उन्होंने उस रडार स्टेशन को इंगेज किया और डिसाइड ये हुआ था कि हर वारशिप जो होगा वो 50-50 शेल फेंकेगा। तो 50 शेल और आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 7 के साथ, तो हमने रेन द शेल्स ऑन दैट द्वारका और हमने उसको डिस्ट्रॉय किया। और वो मिसाइल वाला ज़माना नहीं था, फिर मिसाइल से नहीं आए थे, तो आपकी जो गन्स होती हैं यही आपका प्राइमरी वेपन होती थी। तो मेन पर्पज़ इसका ये था कि एक तो द्वारका स्टेशन को डिस्ट्रॉय किया जाए। दूसरी जो चीज़ जो कि इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं होती, जो कि बेसिकली असल विक्ट्री को शो करती पाकिस्तान नेवी की, वो ये था कि इंडियन नेवी को ओपन चैलेंज किया जाए कि भाई हम आपकी टेरिटरी में आए हैं, हम आपकी टेरिटरी में आके आपके रडार स्टेशन को डिस्ट्रॉय करें, बाहर आएँ और हमारा मुकाबला करें। अच्छा। और पास ही हमने अपनी सबमरीन रखी हुई थी PNS गाजी। इंडिया के पास चूँकि सबमरीन नहीं थी, उनके पास उसका काउंटर कोई नहीं था, तो वो अपने हार्बर से नहीं बाहर आए। थ्रू आउट द वार द्वारका ऑपरेशन उनके सामने हुआ है, उनके पास साइज़ का एडवांटेज था, इतनी बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनको डरा दिया हमने और उनको हमने। तो आप ये बात कह सकते हैं कि मिलिट्री या नेवल डोमेन में जो कुछ हुआ सो हुआ। 65 का वो जो एक आपका द्वारका ऑपरेशन था, ये आपकी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी इंडियन नेवी के ऊपर। क्योंकि अगर आप इसकी सीक्वेंस आगे थोड़ा सा जाके देखें, इसको आप 68, 69, 71 तक अगर आप लेके जाएँ, 65 से लेकर 71 तक इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपनी एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। एक सिर्फ पाकिस्तान के सबमरीन थ्रेट को काउंटर करने के लिए वो एंटी सबमरीन वारशिप्स लाए सोवियत यूनियन के साथ, उन्होंने एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स लिए सी किंग UK से। इसके साथ साथ वो ख़ुद अपनी उन्होंने 4 सबमरीन्स फॉक्सट्रॉट उन्होंने एक्वायर की सोवियत यूनियन के साथ। आइडिया ये था कि वो जो एक सबमरीन का एडवांटेज पाकिस्तान ने एक्वायर किया अंडर वाटर डोमेन में, उसको न्यूट्रलाइज़ कर सके, लेकिन उसको वो उस तरह भी न्यूट्रलाइज़ नहीं कर सके। तो यही वजह है कि हम जब भी वो सी डिनाइल पोस्चर की बात करते हैं और पाकिस्तान नेवी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हिडन स्ट्रेंथ हमारी जिसकी कोई बात नहीं करता, वो हमारी सबमरीन फोर्स बनती है। बाकी वारशिप्स की इंपॉर्टेंस है, दे आर आल्सो देयर फॉर देयर रोल, लेकिन उनकी आप फिर भी क्या कंट्रीब्यूशन मोर लाइक विजिबल नज़र आती है, क्योंकि वो नज़र आते हैं। सबमरीन इज़ अ फोर्स जो कि सबसे पहले एक्ट करती है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है और नज़र भी नहीं आती। मतलब अगर पाकिस्तान सबमरीन फोर्स की हम बात की जाए तो वो जो एक कोटेशन एक तरह की बोली जाती है कि वी स्टे क्वाइट बट वी हिट टाइट, तो बेसिकली वो यहाँ पे क्वालिफाई करती है।
इसलिए साइलेंट गाय कहते हैं पाकिस्तान में। क्योंकि वही बात है, आपके पास उसमें दिखाने के लिए कुछ नहीं, एक्शन एवरी एक्शन इज हिडन। और नेवल फोर्सेस खासतौर पे जो आपकी सबमरीन फोर्स होता है, इसमें साइलेंस और इसमें स्टेल्थ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो अभी सबमरीन का वैसे तो काम होता है ना इसमें थोड़ा सा कि एक तो नज़र रखना, जासूसी वगैरह, इंटेलिजेंस, और इससे आप अटैक्स भी लॉन्च कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है बेसिकली। लेट्स से कि इंडिया पाकिस्तान का कोई क्राइसिस अगर इरप्ट होता है, तो सबसे पहले जो आपकी फोर्स ज़मीन पे उतरती है खामोशी के साथ, तो आपकी सबमरीन फोर्स होती है। इनका एक ऑपरेटिंग स्टेशन होगा जहाँ पे इन्होंने जाना है और उन्होंने वहाँ पे घात लगा के बैठना है। उस जगह पे जाना, उस जगह पे डिप्लॉय होना और एक सर्टेन टाइम तक ऑपरेट करना, फिर मिशन कंप्लीट करके वापस आना, ये सारी सबमरीन वॉरफेयर की एक्सीलेंस इसी के अंदर है। और आप इसके अंदर साइलेंट भी रहना होता है। अभी जब 2019 में जब क्राइसिस आया था, तो हमारी एक सबमरीन थी जिसने पूरी इंडियन नेवी को आगे लगाया हुआ था। तो वो सबमरीन उतरी है, उसे मिशन कंप्लीट किया, जब क्राइसिस ख़त्म हुआ वो जाके आराम से वहाँ पे कराची में शो हो गया था। इंडियन वाज अनएबल टू फाइंड कि वो कहाँ गई, उसने क्या किया। जबकि हमने 2-3 बार उनको 2-3 दफ़ा हमने उनकी सबमरीन्स कैच की, विच इंडिकेट्स कि वो जो एक एक्सीलेंस और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, वो हमें यहाँ पे एक तो होता है ना, हम सिर्फ बात करते हैं, होता है कि हम फिजिकली खुद व्यू करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको इन चीज़ों के बारे में हिंट देते हैं। बिल्कुल, और इसके बारे में डेफिनेटली आगाही ज़रूरी है। यस, अभी हमने देखा है कल जो परेड हुई है चाइना की, उसमें उन्होंने सबमरीन लॉन्च ड्रोन्स निकाले हैं। तो यानी अब इस लेवल तक है कि आप ड्रोन्स भी लॉन्च कर सकते हो सबमरीन से। ऐसे ही है असल में। अभी जब से आप ये ड्रोन या अनमैन्ड वेसल्स की बात करें, तो जो रशिया यूक्रेन वॉर थी, इसने बेसिकली पहली दफ़ा शो किया कि ड्रोन्स जो हैं वो ख़ासतौर पे एक नियर पीरियड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो क्या क्या कैपेबिलिटीज़ वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब आप लेट्स से मैं अभी हम चाइनीज़ परेड से पहले हम थोड़ा सा ब्लैक सी वाली साइड पे चलते हैं। अब जो लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है न्यूमेरिकल साइज़ के लिहाज से और बाकी चीज़ों में, उन्हें एक दफ़ा देखना चाहिए कि रशिया की जो ब्लैक सी फ्लीट और जो यूक्रेनियन नेवी है, इनमें क्या डिफरेंस था 2022 के अंदर। रशियन फ्लीट, उसके पास बड़े मिसाइल क्रूज़र्स भी हैं, उसके पास डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, उसके पास फ्रिगेट्स भी थे, इसके पास सबमरीन्स भी थी, बाकी सारी सपोर्ट जो वो प्रोवाइड करता है वो थी उनके पास। यूक्रेन के पास क्या था, कुछ पेट्रोल बोट्स थी और एक फ्रिगेट था, वो भी उन्होंने खुद ही स्कटल कर दिया था बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट के रशियंस ने उसको कैप्चर कर लिया। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि आफ्टर सो मैनी ईयर्स अभी भी रशिया एक कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर पाया ब्लैक सी के ऊपर। वजह यही थी कि यूक्रेन ने नए से नए इनोवेटिव मेजर्स यूज़ किए, उन्होंने ड्रोन सिस्टम्स यूज़ किए, उन्होंने सुसाइड बोट्स यूज़ की और उन्होंने वो चीज़ें करके दिखाई जो कि नेवल वॉरफेयर में पहले इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। तो अब यही वो इनोवेशन होती है बेसिकली जो कि बैलेंस ऑफ पावर को रिस्टोर करती है, मेंटेन करती होती है, और यही इनोवेटिव अप्रोच है जो कि इवन पाकिस्तान नेवी भी अपने अंदर इंटीग्रेट करना चाहती है। चाइनीज़ परेड की अगर आपने बात की तो वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के सिस्टम नज़र आते हैं जो कि इस तरह की इनोवेशन को शो करते हैं। हाई एंड के ऊपर देखें हमें वहाँ पे मुख्तलिफ हाइपरसोनिक मिसाइल नज़र आ रहे हैं, और अब की बार ख़ास बात ये थी कि बहुत सारे ऐसे मिसाइल सिस्टम्स जो कि पहले लैंड बेस्ड थे, अब वो इवेंचुअली उन्हें शिप बेस्ड वर्जन उसके शो करना शुरू किए हैं। तो बेसिकली कि बेसिकली जो चाइनीज़ नेवी के जो PLAN उनकी नेवी है, उनके जो वारशिप्स होंगे उसमें अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स आएंगे इन नियर फ्यूचर, विच दिस इंडिकेट्स दैट। तो इसी तरह वहाँ पे लेज़र सिस्टम्स, मतलब शिप बेस्ड लेज़र सिस्टम हम देखते हैं। ड्रोन्स का थ्रेट बहुत ज़्यादा है, रेड सी के अंदर आप देखें शिपिंग को ड्रोन थ्रेट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ पे एक रिलायबल इकोनॉमिकली काउंटर सस्टेनेबल तरीके से इनको अगर करना है ड्रोन्स को, तो लेज़र्स इज़ अ सोल्यूशन। तो लेज़र्स हमें नज़र आई, चाइनीज़ ने उसमें डिस्प्ले किया। इसी तरह वहाँ पे अनमैन ड्रोन्स की तरह बात करें, अंडर वाटर ड्रोन, अब उसमें अनमैन सबमरीन्स भी थी, उसमें अनमैन्ड माइन लाइन सबमरीन्स भी थी। अनमैन सबमरीन्स मतलब ये वो सबमरीन्स हैं जिससे आप ये कहें कि इसके अंदर कोई ह्यूमन ऑपरेटर नहीं होता। अब ये माइंस पे भी चढ़ सकती हैं, ये टॉर्पीडो भी कैरी कर सकती हैं, और इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनकी एंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है और सस्ती भी पड़ती हैं। तो अगर आप उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से इंटीग्रेट करें, उसका प्रॉपर बैटल मैनेजमेंट सिस्टम उसके अंदर लाएं, तो डेफिनेटली आप उसको बहुत रिलायबली एज अ फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें अगर हमें चाइनीज़ परेड में नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कैपेसिटी, वो ऑलरेडी उनके सिस्टम में इंटीग्रेट काफ़ी हद तक हो चुकी हैं। तो जो कुछ चाइनीज़ करते हैं, इवेंचुअली वो सारी टीचिंग, वो सारे लेसन ट्रिकल डाउन करके पाकिस्तान नेवी भी अब्सॉर्ब करती है, क्योंकि पाकिस्तान नेवी रियलाइज। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जो कैपेबिलिटीज़ चाइनीज़ ने रिफ्लेक्ट की हैं,
वो एक तरह से हिंट देती हैं कि जो फ्यूचर है नेवल वॉरफेयर का, अभी हम सिर्फ जो कि नेवी की बात करें, मैं नेवल वॉरफेयर की बात करूँगा, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। फ्यूचर हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, अनमैन्ड सिस्टम्स और लेजर वेपन सिस्टम्स, और ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमें भी इन फ्यूचर काम। और उन्होंने जो डिस्प्ले किया ज़्यादा साउथ चाइना सी में यूएस नेवी को काउंटर ऐसे यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग ये चीज़ भी बन जाती है कि जिस तरह का थ्रेट एनवायरनमेंट चाइनीज़ परसीव करते हैं उससे मिलता जुलता हमारा भी है। चाइनीज़ का क्या है कि दे वांट टू काउंटर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है, वो भी उनका भी जो पोस्चर है वो भी सी डिनाइल का पोस्चर है, ठीक है, एंटी सर्स एरिया डिनाइल के ऊपर वो करते हैं। तो हमारा भी जो पोस्चर वो भी सी डिनाइल का पोस्चर है। तो जो कैपेबिलिटीज़ वो एक्वायर करते हैं या जो उनके लेसन्स हैं वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मैचअप करते हैं हमारे लेसन्स के साथ। तो वट एवर दे आर लर्निंग वी आर आल्सो लर्निंग, जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, चाहे वो अटैकिंग है, चाहे वो अटैक है, चाहे वो डिफेंस है। तो यही वजह है कि बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ या सिस्टम चाइनीज़ जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, वो इवेंचुअली पाकिस्तान नेवी के अंदर भी आ जाते हैं। अभी हमने बात की इंडियन नेवी की और जिस तरह उनके एग्रेसिव पोस्चर्स हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पूरे इंडियन ओशन रीजन में या अरेबियन सी वाली जो हमारे पास एरिया है, हम पाकिस्तान नेवी को और क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं इन समंदरों में? अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हम वर्ड यूज़ करेंगे थ्रेट्स वाला। एक तो ट्रेडिशनल थ्रेट्स हो गए जो कि हमें इंडिया सेंट्रिक हम फेस करते हैं। दूसरे जो थ्रेट्स हैं जो लो एंड किस्म के होते हैं, हमसे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कहते हैं, जिसमें आपके पायरेसी भी आती है, जिसमें आपके टेररिज्म आती है, जिसमें आपका इवन क्लाइमेट चेंज और इस तरह की चीज़ें सारी आती हैं। तो अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि नेवल फोर्सेस के 3 रोल होते हैं, जिसमें एक पोलिसिंग वाला रोल होता है जिसे हम कॉन्स्टेबल रोल भी कहते हैं। ये वाला रोल है बेसिकली वो इस तरह की चीज़ें सारी काउंटर करता है। अब पाकिस्तान नेवी और ट्रेड को इंश्योर कर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन सारे थ्रेट्स को काउंटर करने का मकसद ही यही है कि आपकी जो ट्रेड है वो स्मूथ तरीके से रह सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान की 90% जो ट्रेड है वो समंदरों के थ्रू होती है। अगर आपका खुदा न खासा नेवल ब्लॉकेड होता है या आपकी ट्रेड कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो उसका पूरा ट्रैक हिट आता है आपकी पूरी इकॉनमी के ऊपर। तो इस ट्रेड को आपने ओपन रखना है, आपने ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी काउंटर करने हैं और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी काउंटर करने हैं। अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए जैसे पायरेसी है या टेररिज्म है, पाकिस्तान जो कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क के ऊपर काम करता है जिसमें कंबाइंड टास्क फोर्सेस हैं, जिसमें CTA 150 है, CTA 151 है, इनके हमने मल्टीपल टाइम कमांड कर चुके हुए हैं। तो इन कंबाइंड टास्क फोर्सेस का पर्पज़ ये होता है कि ये अरेबियन सी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और जो सारी वाली रीजन्स हैं जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, यहाँ पे हम टेररिज्म को और यहाँ पे हम पायरेसी को काउंटर कर सकें और इसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। तो वो जो मैं अभी बात कर रहा था ना कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स या म्यूचुअल कोलैबोरेशन, वो बेसिकली हमें इन कमांड्स के अंदर एक तरह का नज़र आता है। अगर पाकिस्तान के अपने यूनिलैटरल मेजर्स की हम बात की जाए जो पाकिस्तान नेवी खुद से लेती है तो उसमें रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल है कि पाकिस्तान नेवी खुद से अरेबियन सी के नॉर्थ में और साउथ में यहाँ पे हम पेट्रोलिंग करते हैं। किसी को लेट्स से किसी किस्म की कोई असिस्टेंस चाहिए हो, डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं, कोई वहाँ पे स्मगलिंग को काउंटर करना है, कोई स्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करना होता है, मतलब छोटी छोटी बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं जो आपने काउंटर जो पाकिस्तान अमन मशकें कराता है, ये भी एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट के ऐसी। अब अमन की आपने बात की और ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमन का बनता है पॉइंट, अमन विद अमन डायलॉग, क्योंकि अब की बार वो दोनों चीज़ें हुई थी। ये वो डिप्लोमेटिक डायमेंशन में अब चला गया। कॉन्स्टेबलरी की बात करें तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पोलिसिंग होगी, डिफेंस की वाले से बात करें तो यहाँ पे इंडियन नेवी सेंट्रिक हो गया, अमन करें तो डिप्लोमेटिक साइड बन जाती है। वो ये है कि डिफरेंट नेवीज़ को सारी दुनिया में हर नेवल फोर्स का अपना एक्सपीरियंस है, इकट्ठा किया जाए, एक छत के नीचे आपस में डिस्कशन की जाए, एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन शो किया जाए तो उससे सीखा जा सके। एट द एंड ऑफ द डे अमन का मकसद यही है। तो इसी वजह से अब ये कह लें कि पूरी दुनिया में ये सबसे यूनिक इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान नेवी ने कंडक्ट किया और सक्सेसफुली हम उसको ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी एक सेटबैक नहीं है कि सारी दुनिया जमा होती है इधर इंडियन ओशन में और इंडिया नहीं होता। ऐसे ही है ये, मतलब वही बात आ जाती है कि ये आपके नैरेटिव की सारी बात है। इंडिया जहाँ पे एक यूनिलैटरल अप्रोच की बात करता है, जहाँ पे एक असर्टिवनेस की और एम्बिशियस अप्रोच फॉलो करता है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और बाकी सारा कुछ, पाकिस्तान नेवी ऑन द अदर हैंड कोलैबोरेशन पे यकीन करती है। तो कोलैबोरेशन को फिजिकली शो करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो वर्ल्ड लीडिंग नेवल फोर्सेस है उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें। और अमन एक्सरसाइज वो प्लेटफॉर्म है बल्कि अभी भी जहाँ पे आपको अमेरिकन भी नजर आएंगे, जहाँ पे आपको चाइनीज़ भी नजर आएंगे, यहाँ पे यूरोपियंस भी नजर रशियंस भी नजर आएंगे। हाँ, रशियंस भी नजर आते हैं। थोड़े दिन पहले दोबारा आए थे। हाँ, अमन के बाद ऐसे अमन के बाद आए थे, लेकिन जब ये रशिया यूक्रेन वार से पहले इवन रशियंस भी आए हुए थे। तो दैट अमन वाज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको हर तरह की डाइवर्सिटी नजर आ रही थी।
बिल्कुल। इंडिया वैसे तो क्लेम करता है कि हम इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, तो इस हवाले से उनकी कितनी कमांड्स हैं और वो कहाँ कहाँ पर बेस करती हैं? अच्छा, अगर इंडियन नेवी की इस टाइम करंट कमांड्स की बात की जाए तो उनकी 3 कमांड्स बनती हैं, जिसमें जो प्रॉपर कॉम्बैट कमांड्स है वो उनकी 2 कमांड्स हैं। एक उनकी ईस्टर्न कमांड है जो कि विशाखापट्टनम में बेस है, और ये कमांड इस तरह से डिज़ाइन है, इन्होंने की है कि जो चाइना सेंट्रिक थ्रेट्स हैं, जिसमें सबमरीन वगैरह का थ्रेट आता है, बाकी इस तरह की चीज़ें हैं, वो उनको काउंटर कर सकें। दूसरी तरफ जो उनकी वेस्टर्न कमांड है जो कि मुंबई में बेस है, वो आप कह लें कि प्योरली पाकिस्तान सेंट्रिक है। तीसरी इनकी जो कमांड है वो साउदर्न कमांड है, वो बेसिकली एक ट्रेनिंग कमांड है, उसका मतलब इतना ज़्यादा रोल नहीं बनता। तो अगर आप इनके एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हाई एंड के ऊपर जो हमें चीज़ नज़र आती है वो वेस्टर्न कमांड में नज़र आती है। और इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो वेस्टर्न कमांड के अंदर फिलहाल डिप्लॉय हैं। इनके जो हाई एंड डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो भी नए उस तरह के वारशिप्स आते हैं, वो सारे सारे वेस्टर्न कमांड के अंदर नज़र आते हैं। वेस्टर्न कमांड साइज़ में भी बड़ी है कम्पेयर टू द ईस्टर्न कमांड। तो जनरली पॉलिटिकल सर्कल्स में वो बात ज़रूर करते हैं कि जी हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, चाइना इज़ आवर मेन एडवर्सरी, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स अगर आप इनके देखें तो वो नज़र आता है कि इंडिया की जो मेन फोर्स कंसंट्रेशन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। तो अब वो फ्यूचर में वो बात करते हैं कि हमने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑलरेडी वो क्लेम करते हैं, वो बनना चाहते हैं। प्लान बेसिकली वो ये कर रहे हैं कि वो थिएटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। वो ये समझते हैं, और ये फैक्ट भी है, कि उनकी जो फोर्स नेवल फोर्स है वो मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि वो सारी की सारी फोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक सिग्निफिकेंट पार्ट होगा वो बे बंगाल में डिप्लॉय होगा, वहाँ पर उन्होंने इन्फ्लुएंस मेंटेन करनी है। तो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इज़ वो थिएटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि सारे का सारा जो मैरीटाइम डोमेन है, जो उनके सारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है समंदर वाला, वो सारी सारी एक ही उनकी कमांड बन जाएगा, जिससे एक ही थिएटर बल्कि बन जाएगा, जिससे वो मैरीटाइम कमांड कहते हैं या मैरीटाइम थिएटर कहते हैं। इसमें साथ वो 2-3 स्क्वाड्रंस इंडियन एयरफोर्स के भी, जो कि एंटीशिप मिसाइल्स वगैरह कैरी करते हैं, वो भी इंटीग्रेट करेंगे, और कुछ इंडियन आर्मी के एम्फीबियस वारफेयर ग्रुप्स हैं वो इंटीग्रेट करेंगे। तो बेसिकली यूनिफाइड एक थिएटर बनाना चाह रहे हैं जिसको वो पूरे इंडियन ओशन के अंदर ऑपरेट कर सकें। लेकिन इसमें मसला फिर वंस अगेन वही आ जाता है कि बाय डिज़ाइन इंडिया इस तरह से जोग्राफिकली स्प्लिट है कि उसकी फोर्स हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड रहेगी। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो होगा डेफिनेटली वो अरेबियन सी के अंदर उनकी डिप्लॉयमेंट्स हैं, और जो बे बंगाल में हम देखते हैं वो डेफिनेटली वो उनकी आप कह लेंगे चाइना सेंट्रिक ही उनकी डिप्लॉयमेंट्स रहेंगे। तो कहने को तो वो थिएटराइजेशन वो कंडक्ट कर लेंगे, वो कैपेबिलिटी भी उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो उनके ऑपरेशनल पैटर्न है वो समवट सेम ही रहेंगे। बे ऑफ बंगाल में तो अब उनको नया थ्रेड भी एक शायद मिलेगा बांग्लादेश की शक्ल। हाँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक तरह की डेवलपमेंट हुई है। मतलब आप खुद इमेजिन करें कि उन्होंने लिटरली अपना बे ऑफ बंगाल वाला सारा एरिया, वहाँ पे जो छोटे उनके नेबर्स हैं बांग्लादेश, म्यांमार और इस तरह के सारे, वो एक तरह से लगता था कि वो प्योरली इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर आ चुके हुए हैं। लेकिन और मज़े की बात है कि इंडियंस का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, वो खुद डिक्टेट करते थे कि बांग्लादेश ने क्या लेना है क्या नहीं लेना। मिसाल के तौर पे उन्होंने कई दफ़ा इन्फ्लुएंस किया कि बंगाली कभी एंटी सबमरीन्स की तरफ नहीं जाएंगे, की तरफ नहीं जाएंगे, सबमरीन कभी एक्वायर नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं बांग्लादेश सबमरीन भी एक्वायर किया, म्यांमार ने भी किया, और ऐसा ऐसा अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, विच इंडिकेट्स कि वो जो इंडिया की तसल्ली थी एक तरह की, यार वे बंगाल हमारे कंट्रोल में है, इन्फ्लुएंस डोमिनेट करते हैं, एट दी एंड वहाँ पे उन्हें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एटलीस्ट नज़र आनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी जगह आपको अपनी फोर्स मेंटेन करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा फोर्स उनकी दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट होगी उतनी कम फोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान से ज़रा फोकस ऐसे ही ये एक बहुत बड़ी एक विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। ऐसे ही इसे वही बात कहते हैं कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्केल पे जब आप जीतते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट वो इवन डाउन द मिलिट्री लेवल पे ऐसी। आज की हमारी डिस्कशन अहमद इब्राहिम साहब से बड़ी ज़बरदस्त रही। इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी इनसे हो सकता है नेक्स्ट डिस्कशन भी हो। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक है या क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अल्लाह हाफ़िज़।